डियर स्टूडेंट, सीबीएसई एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम इस चैप्टर को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कंप्लीट करेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर विशेष फोकस होगा। तो स्टे अटेंटिव एंड लेट्स बिगिन। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा ध्यान रखना, पहले अपन थोड़ी थ्योरी को रिवाइज करेंगे, उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं, उन पर आप थोड़ा एक्सरसाइज करोगे। सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होता है, आप जानते हो। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट को आप सॉल्यूशन कहोगे। याद रखना, सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन सोल्यूट से बना होता है और सॉल्वेंट से बना होता है। जब सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, जैसे कि NaCl एक सोल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है। जब NaCl को वाटर में डिसोल्व करोगे तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉल्यूशन के टू पार्ट्स हो तो आप उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलोगे। यदि सॉल्यूशन के 3 कंपोनेंट हो तो आप उसे ट्राइनरी सॉल्यूशन बोलोगे, और यदि सॉल्यूशन के 4 कंपोनेंट हो तो आप उसे क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहोगे। जनरली अपन यहाँ बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी करने वाले हैं, जिसमें एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। यदि आप टाइप ऑफ सॉल्यूशंस देखोगे, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पर आप यदि देखना चाहो तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे देखोगे तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जैसे गैसेज सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन गैसेज स्टेट में है तो आप गैसेज सॉल्यूशन कहोगे। यदि सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में है तो आप लिक्विड सॉल्यूशन कहोगे, और यदि सॉलिड स्टेट में है तो आप उसे सॉलिड सॉल्यूशन कहोगे। ठीक है, यदि आप सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पर क्लासिफाई करोगे तो देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से टाइप हैं, जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट गैस एंड गैस स्टेट में हो, या लिक्विड एंड गैस इस कॉम्बिनेशन में हो, या सॉलिड एंड गैस इस कॉम्बिनेशन में हो। ठीक है, तो आप देखोगे सॉल्वेंट गैसेज स्टेट में ही है, जबकि सोल्यूट को आप चेंज कर रहे हो गैस लिक्विड सॉलिड। नेक्स्ट में देखोगे सॉल्वेंट लिक्विड लिक्विड एंड लिक्विड स्टेट में ही है, जबकि सोल्यूट चेंज हो रहा है यहाँ पर फिर से। ठीक है, तो देखिए यहाँ इनके थोड़े एग्जांपल देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे सोल्यूट गैसेज होगा, सॉल्वेंट भी गैस होगा, तो इसका एग्जांपल होगा कोई 2 गैसेज का मिक्सचर, जैसे N2 + O2, आप चाहो तो CO2 + O2 ले सकते हो। ठीक है, कोई भी 2 गैसेज का मिक्सचर ले सकते हैं अपन। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, यदि सोल्यूट लिक्विड हो, सोल्यूट कैसा हो, लिक्विड, जिसे मिक्स करना है वो लिक्विड होगा, और सॉल्वेंट गैसेज स्टेट में होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में होता है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, इसकी फिजिकल स्टेट देखोगे आप, नाइट्रोजन गैसेज स्टेट में है, तो ये इसका एग्जांपल बन जाएगा ये। ठीक है, सोल्यूट सॉलिड हो और सॉल्वेंट गैस हो तो कैम्फर नाइट्रोजन गैस में मिक्स कर दीजिए। आप चाहो तो जो एयर प्लस डस्ट पार्टिकल, ये भी हो सकते हैं, जो डस्ट पार्टिकल सॉलिड स्टेट में होते हैं, जो कि एयर के अंदर मिक्स होते हैं। एयर जो गैसेज स्टेट में है, डस्ट पार्टिकल सॉलिड स्टेट में है, तो इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सोल्यूट आप गैस ले रहे हो, सॉल्वेंट आप लिक्विड ले रहे हो। ठीक है, तो O2 गैस डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है सोल्यूट लिक्विड ले रहे हो और सॉल्वेंट भी लिक्विड ले रहे हो, तो एथेनॉल प्लस वाटर, कोई भी 2 लिक्विड का सॉल्यूशन ले सकते हो। सोल्यूट यहाँ पर सॉलिड स्टेट में है और सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, तो आप यहाँ ग्लूकोज प्लस वाटर वाला कंसेप्ट काम में ले सकते हो। नेक्स्ट है गैस, सॉलिड स्टेट में होगी, सॉल्वेंट सॉलिड होगा, तो H2PD वाला ये एग्जांपल बन जाएगा। आपने पढ़ा होगा निकल PD PT + H2 कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है आपने। ठीक है, जिसमें कार्बोनल कंपाउंड होते हैं, जिनकी रिएक्शन यदि आप कराओगे तो उनका रिडक्शन अल्कोहल में होता है। यहाँ निकल PD PT ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, जिसमें भी मेटल्स होती हैं, और मेटल के सरफेस पर H2 गैस है जिसका एडजॉर्प्शन हो जाता है।
ठीक है, ये गैसियस स्टेट के अंदर ये सोल्यूट का काम करेगी। नेक्स्ट है लिक्विड सॉलिड वाला कॉम्बिनेशन, इसमें से सोल्यूट तो लिक्विड होगा और सॉल्वेंट सॉलिड होता है, जिसमें ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अमलगम ऑफ Hg विद सोडियम। ठीक है, सोडियम के साथ मर्करी का मिक्सचर करने से जो अमलगम बन रहा है वो इसका एग्जाम्पल बनेगा। यहाँ मर्करी होती है जो लिक्विड स्टेट में होती है, जबकि सोडियम होता है जो सॉलिड स्टेट में देखने को मिलेगा आपको। और जब दोनों का मिक्सचर बनाएंगे अमलगम बनेगा, वो कौन सी स्टेट में होगा, वो भी सॉलिड स्टेट में होता है। एंड यू नो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो सॉल्यूशन है जो सॉलिड ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ मरकरी आ जाए, क्वेश्चन आता है मरकरी है प्लस सोडियम, ये लिक्विड स्टेट है और ये सॉलिड स्टेट है, तो इसमें ये सॉल्वेंट कौन होगा और सॉलिड कौन होगा। तो आप देखोगे कि दोनों के मिक्सचर से जो बन रहा है वो उसकी फिजिकल स्टेट चेक करोगे आप। उसकी फिजिकल स्टेट चेक करना, ये लिक्विड स्टेट में होता है और ये सॉलिड स्टेट में होता है, और दोनों से जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो आप कहोगे कि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट किससे मैचिंग कर रही है, वही सॉल्वेंट का काम करेगा। इससे नेक्स्ट आप पढ़ने वाले हो कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, ये कंसंट्रेशन टर्म होती है, ये किसकी प्रॉपर्टीज होती है, तो ध्यान में रखना है सोल्यूट की होती है। तो आप बताओगे कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसके अंदर सोल्यूट का जो अमाउंट है आप मोल ले सकते हो। ठीक है, आप सोल्यूट को ग्राम में ले सकते हो। ठीक है, आप सोल्यूट के ml ले सकते हो, वॉल्यूम ले सकते हो, या इसका मास ले सकते हो। ठीक है, तो ये आपको डिजोल्व करना है सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना अमाउंट है, मास कितना है, उसका मोल्स कितने हैं, उसे आप एक कंसंट्रेशन टर्म के द्वारा रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले जो फर्स्ट कंसंट्रेशन में मास परसेंटेज है WW परसेंटेज, आप इसे W/W परसेंटेज ये भी बोल सकते हो, आप इसे M/M परसेंटेज भी बोल सकते हो। होता है क्या बेसिकली, इसकी डेफिनेशन होगी इट इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो मास ऑफ सोल्यूट, यहाँ एक बात ध्यान रखना आप, कि जो सोल्यूट होता है उसको आप B से रिप्रेजेंट करोगे, जबकि सोलवेंट है उसे हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मास ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज में क्या होता है कि मास ऑफ सोल्यूट जिसे WB बोलोगे आप अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मास किससे बना होगा, सोल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास। तो आप कह सकते हो WA प्लस WB इनटू परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। इस प्रकार से बनाना है आपको, ध्यान में रखना ये वास्तव में मास ऑफ सॉल्यूशन है ये। ठीक है, याद रखना आप जितने भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने वाले हो, आप जितने भी कंसंट्रेशन टर्म की स्टडी करोगे आप, वहाँ एक चीज ध्यान में रखना, आप जितने भी कोई भी कंसंट्रेशन हो, ठीक है, जितने भी कंसंट्रेशन की बात करोगे आप, ठीक है, कौन कौन सी कंसंट्रेशन हो सकती है, M/M परसेंटेज हो सकती है। ठीक है, V/V परसेंटेज हो सकती है। ठीक है, M/V परसेंटेज हो सकती है। और क्या हो सकता है, मोल फ्रैक्शन हो सकता है। और क्या हो सकता है, मोलैरिटी हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है, मोलैरिटी हो सकती है। देखिए एक मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे आप, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करोगे, मोलैरिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करोगे, मोल फ्रैक्शन को X से रिप्रेजेंट करोगे। ये हो रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर जितने भी ये कंसंट्रेशन टर्म है, ये जब भी ये आपको याद करना है तो इनमें कॉमन चीज रहेगी, कंसंट्रेशन टर्म, ये जितने भी कंसंट्रेशन टर्म ले रहे हो आप, ये इज इक्वल टू सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, ये रहेगा यहाँ पर। ठीक है, मोलैरिटी के केस के अंदर, मोलैरिटी के केस में क्या रहेगा, सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, ये रहेगा। और जबकि ये जो ये
मोलैलिटी को छोड़कर जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है उनके केस में सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन रहेगा, जबकि मोलैलिटी के केस में सोल्यूट अपॉन सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, मास बाई मास परसेंट, इसका मतलब है सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। इस सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो आप, बी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, सॉल्यूशन को सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, याद रखना ये। तो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज, तो इसी तरीके से आपको इसका फॉर्मूला बनाना है। सोल्यूट का मास WB अपॉन सॉल्यूशन का मास, यहाँ नीचे को ना सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मास क्या आएगा WA प्लस WB, परसेंटेज है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको इंटू 100, ये हो जाएगा। ठीक है, VV परसेंटेज क्या होगा, वॉल्यूम की बात कर रहा है, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, तो VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, ये हो जाएगा। देखो सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम इंटू 100 हो जाएगा। M/V परसेंटेज निकालनी है तो वो भी आपको ऐसे निकालना है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो जिस कंपोनेंट का, मान लीजिए आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो यहाँ पर कि मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप NB से रिप्रेजेंट कर रहे हो, टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन NB प्लस NA, ये रहेगा। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का बन जाएगा। इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूले बनाने हैं। नेक्स्ट देखिए आप, मोलैरिटी है, मोलैरिटी देखिए मोलैरिटी क्या होता है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, किस में लोगे, लीटर में ले रहे हो आप। ठीक है, और मोलैलिटी निकालनी है आपको, तो ये भी क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, याद रखना यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये लेना है आपको। देखिए मोलैरिटी है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है मोलैरिटी, जबकि मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन M/M, ठीक है, ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती हैं, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट देखते हैं आप, देखो 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज रहेगा यहाँ पर, आपको टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मानना है, 100 ग्राम मानना है, इसमें ग्लूकोज कितना रहेगा 10 ग्राम रहेगा, और बचा हुआ एक्वा सॉल्यूशन मीन्स H2 रहेगा, जो कितना रहेगा 90 ग्राम रहेगा इस केस के अंदर। देखो यहाँ 20% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaOH है, 20%, तो यहाँ 20 ग्राम NaOH मानना है। ठीक है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो H2 रहेगा यहाँ पर।
सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम एज्यूम करना है। 68% नाइट्रिक एसिड इन HNO3। ठीक है, इसमें देखिए आप 68% है तो 68 ग्राम यहाँ नाइट्रिक एसिड रहेगा, HNO3 रहेगा, याद रखना। ठीक है, और बचा हुआ पार्ट है जो वाटर रहेगा, 32 ग्राम वाटर रहेगा। यहाँ पर सॉल्यूशन आपको 100 ग्राम मानना है। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज V/V परसेंटेज, तो ये मैंने बता दिया है। सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, यूनिट लेस की कोई यूनिट नहीं होती, ये भी एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि मास अपॉन मास, ग्राम अपॉन ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो एथिलीन ग्लाइकोल होता है वो 35% होता है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो कि वाटर को फ्रीज होने से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, उसे आप एंटी फ्रीज एजेंट बोलोगे। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो जाता है इससे, मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन कुछ एजेंट ऐसे होते हैं जो वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज नहीं होने देते। ठीक है, कौन कौन से एजेंट है? NaCl हुआ, KCl, यूरिया, ग्लूकोज, मीन्स नॉन वोलेटाइल सबस्टांस। ठीक, ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट कहलाते हैं, जो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं। वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज न होकर -1 डिग्री सेल्सियस या -2 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो पाएगा। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट को ही कम कर रहे हैं, मीन्स इतना टेम्परेचर हो नहीं पाएगा और वाटर आसानी से फ्रीज नहीं होगा, तो आप इसे बोल रहे हो एंटी फ्रीजिंग एजेंट। नेक्स्ट है मास बाई वॉल्यूम, M/V परसेंटेज, तो WB/V सॉल्यूशन इंटू 100 हो जाएगा ये। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶ होता है। ठीक है, जब सोल्यूट का अमाउंट बहुत ट्रेस अमाउंट हो, बहुत कम अमाउंट हो, देन आप ppm में कंसंट्रेशन को लोगे। ठीक है, तो ppm भी सेम उसी तरीके से निकालना है आपको, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, यही तरीका है, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन। सोल्यूट के क्या नंबर ऑफ पार्ट्स हो सकता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 10⁶। ये फॉर्मूला काम में ले सकते हो आप, या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 10⁶, ये काम में ले सकते हो आप। या आप ले सकते हो मास ऑफ सोल्यूट इन kg अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन kg इंटू 10⁶। जो यूनिट आप यहाँ काम में ले रहे हो, सेम यूनिट यहाँ काम में लेना है आपको। ठीक है, ये कब काम आएगा? जब सोल्यूट आपका क्या हो, ट्रेश अमाउंट में हो, बहुत कम अमाउंट में हो, बहुत, ठीक है, ट्रेश अमाउंट, लेसर अमाउंट में हो, देन आप कंसंट्रेशन को ppm में रिप्रेजेंट करोगे। मास परसेंट देखो ये रहा, और मास परसेंट और ppm के बीच में एक रिलेशन है। ठीक है, वो आप बना सकते हो। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? ये कोई सॉल्यूशन है, इसमें कोई कंपोनेंट ए है, इसके अंदर कोई कंपोनेंट बी भी मिक्स कर दिया आपने। तो अब आपको बताना है कि कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी, इनके मोल्स का क्या रेशियो है। ठीक है, तो कंपोनेंट ए के मोल्स का रेशियो अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। मान लीजिए कंपोनेंट ए है, इसके मोल्स Na है, Na मीन्स मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, Nb मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी है।
तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे? टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन Na प्लस Nb। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A ये क्या होगा? XA। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A मीन्स Na अपॉन टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। ये रहेगा Na प्लस Nb ये रहेगा। यदि आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकालना है XB, तो ये कैसे निकालोगे? Nb अपॉन Na प्लस Nb ये निकालना है। याद करना ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, यूनिट इसकी होती नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती। और याद रखना जितने भी मोल फ्रैक्शन का सम होगा, जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सभी के मोल फ्रैक्शन का सम मीन्स XA प्लस XB प्लस XC ऐसे चलते जाना ऑलवेज 1 होगा। ये मोल फ्रैक्शन हो गया है। नेक्स्ट है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NBK मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये लीटर में लेना है, ठीक है। तो ये ऊपर क्या आएगा? मोल्स अपॉन लीटर। तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, क्वांटिटी होती है। ये इसका फॉर्मूला है, देख लीजिए आप। यदि आपको मोल नहीं दे रखा, ये गिवन मास इन ग्राम्स में दे रखा है WB, तो इसके मोलर मास से डिवाइड करना, ठीक है। और इस फॉर्मूले से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो। यदि किसी सॉल्यूशन का परसेंटेज दे रखा है, उसकी डेंसिटी दे रखी है, तो आप उसका इस रिलेशन से डायरेक्ट आप उसकी मोलैरिटी निकाल सकते हो। T परसेंटेज मास परसेंटेज है इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन mW। अब है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट, इट इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ द सोलवेंट। ये सोलवेंट है, याद करना, ठीक है। सोलवेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स डिजोल्व किए गए हैं, सोलवेंट के 1 kg में सोल्यूट के कितने मोल्स डिजोल्व किए गए हैं, उसे आप मोलैरिटी कहोगे। नेक्स्ट है सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी ये प्रॉपर्टीज होती है सोल्यूट की। सोल्यूट किसी सोलवेंट में कितना डिजोल्व हो रहा है, या किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट क्या है। एक फिक्स अमाउंट लेना है आपको सॉल्वेंट या सॉल्यूशन का। जैसे कि 100 ग्राम ले लिया है आपने सॉल्यूशन, 100 ग्राम ले लिया है, उस 100 ग्राम सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में आप मैक्सिमम कितना सोल्यूट ऐड कर सकते हो। मैक्सिमम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है आपको, तो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए कितने ग्राम सोल्यूट के ऐड कर सकते हो या कितने ml ऐड कर सकते हो, उसे आप उसकी सोल्युबिलिटी कहोगे। ये एक सर्टेन टेम्परेचर या फिक्स टेम्परेचर पर रहेगा, टेम्परेचर को आपको फिक्स करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अमाउंट लेना है या मास लेना है या वॉल्यूम लेना है आपको किसका, सोलवेंट या सॉल्यूशन का, वो फिक्स लेना है। तो फिक्स अमाउंट या फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में आप सोल्यूट को कितना ऐड कर पाओगे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, वो उसकी सोल्युबिलिटी होती है, ठीक है। अगर जो सोल्यूट ज्यादा डिजोल्व होता है किसी सॉल्वेंट में, तो आप कहोगे उसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। अगर कोई सोल्यूट कम डिजोल्व हो पा रहा है, तो आप उसे कहोगे कि इसकी सोल्युबिलिटी कम होती है। देखिए सोल्युबिलिटी को आप स्टडी करोगे तो आप सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड को आपको लिक्विड में डिजोल्व करना है, देन और सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मीन्स गैसेस को आपको लिक्विड में डिजोल्व करना है। तो ये देख लीजिए आप, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई लिक्विड है उसमें सॉलिड को आपको डिजोल्व करना है। जैसे कि वाटर ले लिया, उसमें आपको NaCl डिजोल्व कर रहे हो, आप उसमें शुगर ऐड कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, तो कितना मैक्सिमम अमाउंट उसमें डिजोल्व कर सकते हो, वो है यहाँ पर। तो ये फैक्टर है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, वो देखिए आप। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये इनकी दोनों की नेचर देखी जाएगी आपको। और एक है टेम्परेचर। तो नेचर में देखिए आप क्या कहा जाता है, लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक
डिजोल्व लाइक, ये आपने पढ़ा है, समान समान को घोलता है। पोलर सोल्यूट है जो पोलर सोल्वेंट में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर सोल्यूट है जो नॉन पोलर सोल्वेंट में डिजोल्व होगा। ये हो चुका है। ठीक है, फिर अपन देखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। जब लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर आप किसी गैसेस को डिजोल्व करोगे तो उनकी सोलिबिलिटी चेक करनी है कि कितना गैस उसमें डिजोल्व हो पाया है किसी वाटर में। ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर में, तो आप यहाँ हेनरी लॉ काम में लोगे। ठीक है, यहाँ फैक्टर्स देख लीजिए आप, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सोलिबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो नेचर ऑफ गैस, ये नेचर ऑफ गैस है। कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा डिजोल्व हो पाती हैं, कुछ लेस अमाउंट में डिजोल्व हो पाती हैं, जैसे कि HCl हुआ। ठीक है, ये वाटर में ज़्यादा डिजोल्व हो पाती है। CO2 हुआ, O2, ये वाटर में लेस अमाउंट में डिजोल्व हो पाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं जो पोलर गैसेज होती हैं, जो पोलर सॉल्वेंट में ज़्यादा डिजोल्व होगी, नॉन पोलर में होगी। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ये सॉल्वेंट की नेचर भी आप देखोगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर। जनरली ये कहा जाता है टेम्परेचर का इफेक्ट जब भी देखोगे आप, यहाँ पर भी देख सकते हो टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए, प्रोसेस देखोगे आप, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है। यदि एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, और एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी कम होती है उस केस के अंदर। तो यहाँ पर गैसेज के लिए सॉलिबिलिटी में ये कहा जाता है कि जो डिजोल्यूशन प्रोसेस है, डिजोल्यूशन प्रोसेस वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेज सोलवेंट पार्टिकल्स को या सॉल्यूशन में से या लिक्विड पार्टिकल्स में से एस्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और गैसेज की सोलिबिलिटी कम हो जाती है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जनरली यही कहा जाता है। ठीक है, और फोर्थ यहाँ पर फैक्टर है जो प्रेशर। प्रेशर का इफेक्ट है जो आप कहाँ पढ़ने वाले हो, हेनरी लॉ के अंदर देखने अपन आगे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यहाँ आपको देखना है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। गैसेज को आपको वाटर में डिजोल्व करना है या किसी लिक्विड में डिजोल्व करना है, तो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, गैस का प्रेशर बढ़ाएंगे ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, देन सॉलिबिलिटी पर का क्या इफेक्ट बढ़ रहा है। ठीक है, उसकी स्टडी आप स्टडी बाय हेनरी लॉ से इसकी स्टडी करोगे। तो देखो यहाँ पर इसके जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो क्या है, M = Kp। याद करना, यदि कोई एक ही सिंगल गैस है और उसे किसी लिक्विड में आपको डिजोल्व करना है, तो सिंगल गैस का कितना मास डिजोल्व हो पाया है, कितने ग्राम में डिजोल्व हुआ है। तो यदि ग्राम की बात की जाए तो ये आप इक्वेशन काम में लोगे। M क्या है, मास ग्राम में है किसी गैस का, P उस पर अप्लाइड प्रेशर है, K कोई कांस्टेंट है, ये हेनरी कांस्टेंट नहीं, ये ओनली कोई कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना आप, ये इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, यदि कोई कंटेनर है, उसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, क्लोज कंटेनर है, इसमें डिफरेंट गैसेज डिजोल्व की जा रही है। ठीक है, डिफरेंट गैसेज हैं ये, इनको डिजोल्व करना है आपको। ठीक है, तो दो गैसेज हैं, तो दोनों गैसेज इसमें डिजोल्व हो पाएंगी। प्रेशर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो रहा है वो चीज़ देखेंगे अपन। तो ये कहा जाता है P = KHxB। जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे, या मैं यहाँ पर जो इनका मोल फ्लक्शन, जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे किसी गैस का ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, ठीक है, तो उसके जो मोल फ्लक्शन होते हैं वो भी उतने ही बढ़ेंगे। मीन्स P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, ये होता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस। मीन्स XB बढ़ेगा तो उसका प्रेशर भी बढ़ेगा, या मैं कहूँ प्रेशर बढ़ाने पर XB की वैल्यू भी बढ़ेगी यहाँ पर। तो इस प्रोपोर्शनल बढ़ाओगे तो KH लगेगा, KH यहाँ पर हेनरी कांस्टेंट है, इसको याद कर लेना। P = KHxB। P प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये होता है यहाँ पर। सोल्यूट कौन है, कोई गैस है जिसे आप डिजोल्व कर रहे हो। तब इनके बीच में भी एक प्लॉट बनाना है, ग्राफ बनाना है आपको। ये प्रेशर है, प्रेशर इस तरफ बढ़ रहा है, ये मोल्स ऑफ या मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl है ये। ठीक है, जब मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे इधर, ठीक है, तो इनके बीच में एक जो लाइन आएगी बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, यहाँ पर ध्यान रखिए। KH हेनरी कांस्टेंट होता है, ये क्या है, KH बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती है, इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी KH की वैल्यू बढ़ेगी, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, तो गैस की सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है। KH किन बातों पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस, गैस के नेचर पर डिपेंड करता है।
नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ गैस जनरली याद रखना, जो गैसें सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा डिजोल्व होती हैं उनके लिए KH की वैल्यू कम होती है, और जो गैसेज की सॉलिबिलिटी कम होती है, कम डिजोल्व हो पाती हैं, कम घुल पाती हैं, उनके लिए KH की वैल्यू ज़्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि गैसेज के लिए यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेज लिक्विड सॉल्यूशन में से एस्केप हो जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, मीन्स उनकी सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी हो रही है डिक्रीज, तो KH क्या होगा उस केस में, KH हो जाएगा इंक्रीज। तो आप ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो KH इंक्रीज होगा। इस रूल की लिमिटेशन देख लीजिए, टेम्परेचर नॉट लो, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए, मीन्स टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर होना चाहिए। प्रेशर नॉट हाई, प्रेशर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्रेशर होना चाहिए लो। सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इज लो, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस की क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब इसके एप्लीकेशन देख लीजिए। टू इंक्रीज सॉल्बिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं जिनमें CO2 की सॉल्बिलिटी इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना होगा, हाई प्रेशर पर इनको सील किया जाता है। तो किस प्रकार से आपको सॉल्बिलिटी इंक्रीज करें, तो ये आप हैंड ड्रिलों को अप्लाई करोगे। जो स्कूबा ड्राइवर होते हैं, जो डीप सी में जाएंगे तो उस समय उनको एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जो मैंने बताया था आपको कि नाइट्रोजन गैस के बैंड्स बन जाते हैं जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। तो उनसे बचने के लिए क्या करना होता है, इनको हीलियम, जो अपने साथ जो टैंक लेकर जाते हैं उसमें हीलियम 11.7% होता है, नाइट्रोजन 52.2% होगा, O2 32.1% वाला लेकर जाएंगे। यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले लोग, जो क्लाइंबर होते हैं, वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है वो कम होता है, तो अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम जा पाएगा, प्रेशर कम होगा ऑक्सीजन का, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो अपने ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम डिजोल्व हो पाएगा। तो कम ऑक्सीजन जाएगा तो देन क्या होगा, जो भी व्यक्ति है जो थोड़ा कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और अनेबल टू थिंक, ठीक तरीके से सोच नहीं पाएगा, इसे को आप बोलोगे एनोक्सिया डिजीज बोलोगे आप इसे। नेक्स्ट देखते हैं अपन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए आप वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर, ये कोई कंटेनर है, इसमें कोई आप वोलेटाइल लिक्विड लेना है आपको, नॉन वोलेटाइल नहीं लेना है, वोलेटाइल जिसकी वेपर बनती है, इसे आप क्लोज कर दीजिए। अब देखो क्या होगा, इसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये पूरा वैकेंट है, यहाँ से हाफ फिल्ड, तो इसकी यहाँ की वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। ये वेपर बन रही है इसकी। इस प्रोसेस को बोलोगे वेपराइजेशन। शुरुआत में वेपराइजेशन फास्ट होगी, फिर बाद में धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, फिर कंडेंसेशन वापस स्टार्ट हो जाएगा, वेपर वापस लिक्विड में स्टार्ट हो जाएगी। लिक्विड है ये, इसकी वेपर है। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की रेट सेम हो जाएगी, उसे आप बोलोगे इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट के अंदर जो ये वेपर बनी है, ये इसकी सरफेस पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है, इस प्रेशर को आप बोलोगे वेपर प्रेशर। जितनी ज्यादा वेपर बनेगी उतना ही ज्यादा प्रेशर अप्लाई, उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, तो वेपर का अमाउंट किन बातों पर डिपेंड करेगा, वो देखा जाएगा। इसका सरफेस एरिया कितना है उस पर डिपेंड करेगा, इसके नेचर पर डिपेंड करेगा कि कितना वोलेटाइल है। ठीक है, और ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ वेपर पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। इसे आप वेपर प्रेशर बोलोगे आप। हाँ, तो देखो यहाँ राउल्ट्स लॉ की स्टडी करोगे आप। जब भी वेपर प्रेशर की बात आए तो वहाँ पर आप राउल्ट्स लॉ की स्टडी करोगे। अब देखिए यहाँ क्या होता है।
ये वेपर है, ये तो इसकी सरफेस पर क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। कोई सॉल्यूशन है, ये बाइनरी सॉल्यूशन है, दो कंपोनेंट है, तो दोनों की क्या बनेगी, यहाँ पर वेपर बनेगी। ठीक है, तो आपको बताना है ये कंपोनेंट ए है, ये कंपोनेंट बी है। तो कंपोनेंट ए की वेपर प्रेशर क्या होगा, कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर क्या होगा। तो देखो प्योर स्टेट के अंदर आप बोलिए, प्योर स्टेट के अंदर कंपोनेंट बी का वेपर प्रेशर पी नोट बी है और ए का पी नोट ए का हो गया, प्योर स्टेट के अंदर वेपर प्रेशर है। लेकिन अब तो यहाँ तो मिक्सिंग कर दी गई है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो फिर यहाँ पर जो वेपर बनेगी दोनों का ही मिक्स बनेगी। तो टोटल वेपर ना तो बी के कारण बन रही है और ना ही ए के कारण बन रही है, तो टोटल वेपर प्रेशर बी और ए दोनों की वेपर प्रेशर के सम के इक्वल होगी। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो देखिए तो कहा जाता है कि पी सॉल्यूशन ये किसके इक्वल होगा, तो पी ए प्लस पी बी होगा। पी ए क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, इन दोनों के सम के इक्वल होगा पी सॉल्यूशन। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए ये कैसे निकालोगे, ये होता है पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ध्यान में रखना पी नॉट ए। तो आप कह सकते हो पी ए पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। कंपोनेंट ए की वेपर प्रेशर कितनी बनी है, पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा, वो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, उसके कितने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ऐसे ही बी की वेपर जो पार्शियल वेपर प्रेशर बन रहा है यहाँ, ठीक है, पी ए वो किस पर डिपेंड करेगा, पी बी किस पर डिपेंड करेगा, तो बी के कितने मोल फ्रैक्शन उन बातों पर डिपेंड करेगा। तो पी बी क्या होगा, पी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी रहेगा, ये ध्यान में रखना। तो पी ए is directly proportional to mole fraction of A and PB is directly proportional to XB। PA and PB क्या है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B के हैं, तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ध्यान रखना। P सॉल्यूशन होगा PA प्लस PB, मीन्स P नोट A XA प्लस P नोट B XB, ये रहेगा। On the basis of Raoult's law, there are two type of solution, ideal solution and non-ideal solution। Ideal solution क्या होता है, जो Raoult's law को follow करे, entire range of concentration। Non-ideal solution जो Raoult's law को entire range of concentration में follow नहीं करते हैं। ठीक है, आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा एफ मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होता है, जीरो, और पी सॉल्यूशन क्या होता है, ऑलवेज पी नोट ए एक्स ए बी एक्स बी ये होगा, जबकि यहाँ पर ये चीजें नहीं होती। नॉन आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एफ मिक्सिंग नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग ये भी जीरो नहीं होता। ये टू टाइप का होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ और एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन के लिए ये सब वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव के लिए ये चीजें नेगेटिव रहेंगी। तो जो नेगेटिव डेविएशन कब होता है, नेगेटिव डेविएशन कब होता है, मीन्स यहाँ वेपर प्रेशर कम हो जाता है। नेगेटिव डेविएशन का मीनिंग होता है कि जितना आप राउल्ट्स लॉ से वेपर प्रेशर निकाल रहे हो उससे कम वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वास्तविक में। ठीक है, जबकि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जितना राउल्ट्स लॉ थ्योरेटिकली बताता है, प्रैक्टिकली वेपर प्रेशर यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, ज्यादा आपको वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर लेसर अमाउंट में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, तो देखिए जब भी आप दो कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी को मिक्स करोगे तो कंपोनेंट ए के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन ए इंट्रैक्शन एंड बी इंट्रैक्शन। ठीक है, अगर ये न्यू इंट्रैक्शन बनेंगे ए एंड बी इंट्रैक्शन, इन तीनों की यदि इन्हें आप ओल्ड इंट्रैक्शन बोलोगे और इन्हें न्यू इंट्रैक्शन बोलोगे। यदि ओल्ड इंट्रैक्शन एंड न्यू इंट्रैक्शन आर सेम नेचर तो आप बोलोगे वो आइडियल सॉल्यूशन है, और यदि आपको लगा कि ये सेम नेचर के नहीं है तो आप उसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहोगे। ठीक है, यदि आपको लगे कि ए एंड बी जो न्यू इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं, ज्यादा मजबूत बन रहे हैं, तो फिर वो वेपर कम बनेगी उसके, अगर वेपर कम बनेगी तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। और आपको लगे कि ए एंड बी जो न्यू इंट्रैक्शन है वो थोड़े वीक नेचर के हैं तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, और उस केस में वेपर ज्यादा बनेगी, पॉजिटिव डेविएशन रहेगा उस केस में।
एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज, जिनका कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होता है, वो एक ही सेम टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। कंपोजिशन सेम होगा इसमें लिक्विड एंड वेपर फेज में और सेम टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं। नॉट सेपरेटेड द कंपोनेंट्स बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, जिन्हें आप सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है, उन्हें आप एजियोट्रोप्स कहेंगे। ध्यान रखना एजियोट्रोप्स ये ऑलवेज कौन बनाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कभी भी एजियोट्रोप्स नहीं बनाते। एजियोट्रोप्स कौन बनाएंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। एजियोट्रोप्स 2 टाइप के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जिन्हें बहुत ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, वो एजियोट्रोप्स हैं। मैक्सिमम बॉइलिंग जिनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है मीन्स यहाँ वेपर कम बन रही है, वेपर प्रेशर उनका कम होगा। वेपर प्रेशर कम होता है तो उनको 180 टेम्परेचर तक ले जाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ता है, इस कारण से मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कहते हैं। तो कौन सा सॉल्यूशन होता है जिनका वेपर प्रेशर कम होता है? तो आप कहोगे वो नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स ऑलवेज कौन बनाएंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स ऑलवेज कौन से सॉल्यूशन बनाता है? तो ध्यान में रखना है इस चीज को, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएगा नेगेटिव डेविएशन वाले, नेगेटिव डेविएशन वाले, जबकि मिनिमम वाले बनाएंगे पॉजिटिव डेविएशन वाले। देखो, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देयर आर 4 टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या होती हैं? जो डिपेंड करते हैं ओनली नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। किस पर डिपेंड करती हैं? सोल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हैं, उन्हें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स, 1, 2, 3 एंड 4 टाइप की होती हैं। एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। Second, a depression in freezing point of solvent, elevation in boiling point of the solvent and osmotic pressure. ठीक है, relative lowering in vapor pressure of the solvent। तो देखो ये रहेगा P नोट A माइनस PA अपॉन P नोट A इज इक्वल टू XB। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इससे बोलोगे आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये किसके इक्वल होता है? ऑलवेज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है ये XB, ठीक है। यहाँ पर P नोट A है, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, PA सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। और याद रखना जब किसी सॉल्वेंट में आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो PA में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, P नोट A या ज्यादा होगा, ठीक है। और P नोट A माइनस PA, इसे आप बोलोगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसे आप बोलोगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और जब P नोट A भी लगा दोगे नीचे अपॉन में तो आप इसे बोलोगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट, ये रहेगा। और जब इससे आप सोल्यूट का मोलर मास निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। सेकंड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या मीनिंग होता है? जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल, याद रखना जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ये सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही हैं। आपको कौन सा सोल्यूट ऐड करना है? जनरली नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस, NaCl ऐड करना है आपको, KCl ऐड करना है आपको, कोई भी सोल्ट ऐड करना है आपको, ये ऐड करना है आपको, ठीक है। तो उस केस के अंदर ऑलवेज उनको वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेकंड नंबर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है सॉल्वेंट के लिए। जो उनका फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे वाटर है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यदि आप उसमें NaCl, KCl या कोई भी नॉन वोलेटाइल सबस्टेंस या सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज आसानी से नहीं हो पाएगा, वो एक एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करेंगे वो NaCl, KCl आदि, ठीक है। तो इनका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा कम। और ये डेल्टा TF ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी कमी आई है वो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF, ये एक कांस्टेंट है इनटू मोलिलिटी, ठीक है। डेल्टा TF
इज इक्वल टू KF और मोलरिटी का ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो यदि डायरेक्ट मोलरिटी ना दी गई हो तो। और TF कैसे निकालोगे? डेल्टा TF नॉट माइनस TF, जो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट ये ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है, ये लेसर वैल्यू होती है। आपको पता है कि जब सॉल्वेंट या वाटर अकेला रहेगा उस समय उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और यदि आपने उसमें कोई नॉन वोलेटाइल सबस्टांस ऐड कर दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से कम हो जाएगा, मीन्स माइनस में चला जाता है उस केस के अंदर, ठीक है, तो मीन्स कम हो जाएगा। तो आप जो ज़्यादा में से कम वैल्यू आपको माइनस करनी है, ठीक है। MB निकालना हो, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इस प्रकार से निकाल लोगे। ये फॉर्मूले आप याद कर लेना। एलिवेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन यदि आप नॉन वोलेटाइल सबस्टांस ऐड करोगे तो उस केस में इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। और ये भी सेम वही है, डेल्टा TB यहाँ TF लगाया है, जहाँ BB कर देना, और कोई चेंज नहीं है इसमें। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका मोलिकुलर मास बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से उनका मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको प्रोटीन का निकालना है, विटामिन का निकालना है, या किसी पॉलीमर का निकालना है जिनका मोलर मास बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 10,000 से भी ज़्यादा होता है, तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप काम में लेने वाले हो, ठीक है। ये होता है पाई, यहाँ पर ये C है जो मोलरिटी है, और सभी जगह मोलरिटी काम आ रहा था, यहाँ मोलरिटी है, ठीक है। ये मोलरिटी है, लिटी है मोलरिटी, जबकि ये मोलरिटी है। पाई इज इक्वल टू कैपिटल MRT। मोलरिटी कैसे निकालोगे? इसका एक फॉर्मूला गिवन है, आप इससे निकाल लेना चीजें। R यहाँ पर जो R है उसकी वैल्यू होगी, गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.0821 लीटर ATM मोल इनवर्स के केल्विन इनवर्स रहेगी। यहाँ देखिए KF, ठीक है, KF, ये रहा KF। इसे क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो। ऐसे ही KB, इसको आप एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हो, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल सकते हो, या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोल सकते हो आप इनको। यहाँ ध्यान रखना, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यदि सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे उस केस में रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसकी वैल्यू भी ज्यादा आएगी, फ्रीजिंग पॉइंट है वो उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ये डिपेंड कर रहा है नॉन वोलेटाइल सबस्टांस के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। अगर वो पार्टिकल्स बढ़े तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो वैल्यूज है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो बढ़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट में जितनी कमी आ रही है वो ज्यादा कमी आएगी, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही बढ़ेगा। सॉल्टी फूड होते हैं उनमें ओस्मोसिस होता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी, जिससे कि आप एडेमा बोलोगे। रिवर्स ओस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उससे ज्यादा प्रेशर लगाया जाए तो उसमें ओस्मोसिस की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, उससे आप रिवर्स ओस्मोसिस RO बोलोगे। बता चुका हूँ, यूज्ड इन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर, सी वाटर के अंदर जो सोल्ट है उनको दूर करने के लिए काम में आता है, और यहाँ पर एक प्योर वाटर, ठीक है, पीने लायक पानी बनाया जाता है। एब नॉर्मल मोलर मासेज, देखो सोल्यूट होता है, उसका क्या होता है? सोल्यूट का या तो एसोसिएशन हो सकता है या डिसोसिएशन हो सकता है, या सोल्यूट में कोई चेंज ना आए। एसोसिएशन कौन से सोल्यूट में होता है? जैसे यहाँ एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो डाइमराइज्ड फॉर्म में होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन में यदि आप डालोगे तो डाइमर बन जाती है। यहाँ पर 2 पार्टिकल्स लिए आपने, ठीक है, और ये कितना बन गया? सॉल्वेंट में जाने पर ओनली 1 पार्टिकल। याद करना है बेंजीन में ही होगा, वाटर में नहीं होता, वाटर में इसका भी डिसोसिएशन ही होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 पार्टिकल्स बन गई। तो आपने 2 पार्टिकल्स डाले और बन गए कितने? 1 पार्टिकल्स। जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो किन पर डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो आपने थ्योरेटिकली 2 पार्टिकल्स डाले, जबकि सॉल्यूशन में जाकर वो 1 पार्टिकल्स का काम कर रहे हैं। तो जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है, जितनी आनी चाहिए उससे कम आती है, मीन्स हाफ आती है।
ठीक है। यदि एसोसिएशन हो जाता है मीन्स जो फ्रीजिंग पॉइंट में जितनी कमी आनी चाहिए थी उतनी कमी ना आकर उससे आधी ही कमी आती है। बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़कर उससे आधा ही बढ़ पाता है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ना चाहिए था लेकिन 1 डिग्री बढ़ पाएगा। ठीक है, याद करना जितने भी ये प्रॉपर्टीज हैं, जितना भी टेम्परेचर ऑलवेज आपको केल्विन में लेना है, सेल्सियस में नहीं लेना है। यदि सेल्सियस में गिवन है तो उसे केल्विन में चेंज करना है। यदि सॉलिड पार्टिकल का ना तो एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन होगा, जैसे कि ग्लूकोज के केस में होगा। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस केस में। और यदि इसका डिसोसिएशन हो रहा है जैसे सोल्ट एसिड बेस, जैसे NaCl है, NaCl का डिसोसिएशन Na+Cl में हो रहा है, KCl का K+Cl में हो रहा है, K2SO4 से 3 पार्टिकल्स मिलेंगे, 2 पोटेशियम मिलेंगे, 1 सल्फेट मिलेगा, AlCl3 से 1 एल्यूमिनियम +3 मिलेगा और 3 Cl- मिल रहे हैं। यहाँ एक पार्टिकल से कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं आपको? यहाँ 1 AlCl3, 1 एल्यूमिनियम प्लस 3 Cl, तो 1 से मिल रहा है आपको 4। ठीक है, यदि आप किसी वाटर के अंदर आप 1 AlCl3 का पार्टिकल्स डाल रहे हो आप, ठीक है, तो आपके अनुसार थ्योरेटिकली आपको जितनी मान लीजिए 1 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा था, 1 डिग्री सेल्सियस हो रहा था, लेकिन 1 डिग्री ना होकर वो सिर्फ 4 टाइम इंक्रीज होगा क्योंकि वहाँ पर वास्तविकता में 4 पार्टिकल्स बढ़े हैं। ठीक है, K2SO4 यहाँ पर 1 पार्टिकल्स डाला, वास्तव में आपको यहाँ 3 पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ एसोसिएशन हो जाता है, यहाँ डिसोसिएशन हो जाता है। उस केस के अंदर आपने जो थ्योरेटिकली आपने जो वैल्यूज निकाल रहे हो वो करेक्ट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में जाकर उनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाता है, तो जितने आपने एस्टिमेट कर रखे हैं उससे कहीं ज़्यादा या कम देखने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे आप निकालोगे? तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर दिया गया है यहाँ पर। वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं ये। ऑब्जर्व्ड ऑस्मेटिक प्रेशर अपॉन कैलकुलेटेड ऑस्मेटिक प्रेशर, ये चीजें आएंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, याद कर लेना। ठीक है, इन केस ऑफ एसोसिएशन I इज इक्वल टू 1 + 1 अपॉन n - 1 अल्फा। ये n क्या है? n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन। ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक, हाँ सॉरी, ये n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। मीन्स सॉलिड कितने सॉलिड पार्टिकल्स का एसोसिएशन हो रहा है, और यहाँ है कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं आफ्टर डिसोसिएशन। जैसे देखो CH3 COOH, ये 2 पार्टिकल्स लिए, इनसे 1 मॉलिक्यूल बना, 2 से कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। तो यहाँ एसोसिएशन हो रहा है, तो एसोसिएशन के केस में n की वैल्यू 2 रहेगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए NaCl, इससे बन रहा है Na+Cl-। ठीक है, तो 1 पार्टिकल और इधर बन रहे हैं 2, तो डिसोसिएशन वाले में जो डिसोसिएशन वाले देखना है आपको, 2 पार्टिकल्स लिखना है, और इधर लिखना है कितने पार्टिकल्स का एसोसिएशन हुआ है वो लिखना है आपको। अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जैसे परसेंटेज होता है 100%, ये परसेंटेज होता है, परसेंटेज का मीनिंग होता है 100 में से। ठीक है, वैसे ही अल्फा, इसकी वैल्यू होती है 1 में से, यूनिट में से। अगर 100% हो, परसेंटेज कितना हो 100, तो अल्फा की वैल्यू होगी 1। परसेंटेज हो, सॉरी, परसेंटेज कितना हो 50%, तो अल्फा की वैल्यू होगी हाफ। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो जितने भी परसेंटेज है उसको 100 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या जाएगा? अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। यदि 100% डिसोसिएशन हुआ है तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 100% डिसोसिएशन हुआ है, 100 से डिवाइड कर दो, 1 आ जाएगा, अल्फा 1 होगा, तो यहाँ 1 रखोगे आप। ठीक है, यदि 50% डिसोसिएशन हो रहा है तो 50/100 रख देना, तो 1/2 आ जाएगा, तो आप यहाँ अल्फा की जगह 1/2 रखोगे। अब न्यू कुछ फॉर्मूलाज बनेंगे आपको, जैसे डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट I, यहाँ वॉन्ट ऑफ फैक्टर I लगाओगे, I KBM, डेल्टा TF I KFM, और रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट IXB बन जाएगा, और यहाँ ICRT बन जाएगा। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करेंगे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन
रिलेटिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से उसकी कंसंट्रेशन को कौन सी कंसंट्रेशन टर्म रिलेट करती है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन टर्म, ये आप राउल्ट्स लॉ में पढ़े हैं आपने। क्या होता है राउल्ट्स लॉ? PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो यहाँ मोल फ्रैक्शन आएगा यहाँ तक। A beaker contain a solution of substance A. Precipitation of substance A take place when small amount of A is added to the solution. The solution is precipitate हो जाता है। ये देखिए कोई बीकर है, इसके अंदर कोई सॉल्यूशन है पहले से, ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा और ऐड कर रहे हो आप सॉल्यूट, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो उस केस के अंदर ये सॉल्यूशन कैसा होगा? सुपर सैचुरेटेड। आप क्या बोलोगे इसे? सुपर सैचुरेटेड। अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आप सैचुरेटेड बोलना। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend upon। देखिए यहाँ पर जो सोल्यूट है कैसा है? सोल्यूट सॉलिड सोल्यूट है, ठीक है, और आप इसे लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हो। तो देखिए ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे भी डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन जो सॉलिड सॉल्यूट होता है वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर पर ओनली गैसेस सॉल्यूट ही डिपेंड करती हैं, जो कि हेनरी लॉ में आप स्टडी करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। देखिए ब्लड में ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है जो बहुत कम हो जाती है, जो लोग हाई एल्टीट्यूड पर होते हैं, क्या रीजन हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपने हेनरी लॉ के अंदर इसकी स्टडी की है, हेनरी लॉ के एप्लीकेशन देखे हैं आपने। क्या काम था? हेनरी लॉ किस किस के बीच में रिलेशन बताता है? यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक, तो आप यहाँ पर ये आंसर आएगा, सॉरी, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यहाँ पर इसका आंसर होगा। ये दोनों ही ये रॉन्ग है। ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वहाँ प्रेशर लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P की वैल्यू कम होती है। आपको पता होना चाहिए हेनरी लॉ, P इज इक्वल टू KH/XB ये होता है। तो P की वैल्यू कम होगी तो XB मीन्स सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो लोअर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, considering the formation, breaking and strength of hydrogen bonds, predict which of the following mixture will show a positive deviation from Raoult's law। positive deviation का मीनिंग क्या होता है? positive deviation means वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर हाई हो। तो देखिए इसमें वेपर प्रेशर हाई कब बनेगा? जब जो न्यू इंटरेक्शन है A एंड B एंड B, ये ओल्ड इंटरेक्शन होंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के। अभी जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें न्यू इंटरेक्शन होंगे A एंड B। अगर ये वीक नेचर के होंगे, वीक नेचर के, तो सोल्यूट मीन्स सॉल्यूशन पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा अमाउंट के अंदर वेपर बनेंगे। ठीक है, अगर ये वीक नेचर के होंगे तो आपको ये देखना है कि वीक नेचर के कौन से होते हैं। फिनोल एंड एनिलीन, इसमें क्या होता है? एच बॉन्डिंग बनेगी और यहाँ स्ट्रॉन्ग होता है। नाइट्रिक एसिड वाटर, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, एच बॉन्डिंग होती है, ये भी स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं। ठीक है, मेथनॉल एंड एसीटोन, ये तुम्हारा राइट आंसर है, ये रॉन्ग आंसर है। ये तीनों केस हैं, ये नेगेटिव डेविएशन के हैं, पॉजिटिव डेविएशन के नहीं है। ये नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल है, ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन the nature of the solid particles dissolved in the solution, wrong है। the number of solid particles in the solution, right है। which of the following aqueous solution should have the highest boiling point? boiling point सबसे ज्यादा किसका होगा?
तो ये आपको बताना है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। डेल्टा TB is directly proportional to, या मैं कहूँ मोलैलिटी, यही होता है। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB I KB M, ये लेना है आपको। ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी नहीं मानना इसको, ये मोलैलिटी है। अब देखिए इसके अंदर मोलैलिटी 1.0 1.0 1.0 1.0 ये सेम होगी सभी के लिए। एक्वास सॉल्यूशन है तो इसके लिए KB कांस्टेंट की वैल्यू भी सेम होगी, ये सॉल्वेंट पर डिपेंड करती है। अब I की वैल्यू देख लीजिए आप, जिसके लिए I की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। एक्वास सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मीन्स वाटर का बॉइलिंग पॉइंट की बात की जा रही है यहाँ पर। यदि वाटर में आप ये मिक्स कर रहे हो, ये मिक्स कर रहे हो, इतना ये मिक्स कर रहे हो, ये मिक्स कर रहे हो, इनकी जो कंसंट्रेशन है जो सेम है सभी की, तो आप मीन्स मोलैलिटी सेम है सभी की। तो कौन से सॉल्यूशन बनाया जाए, कौन सा सॉल्यूट ऐड किया जाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाए, ज़्यादा बढ़े, सबसे ज़्यादा बढ़ेगा सभी से, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे बढ़ेगा, तो वो डिपेंड करेगा I पर। तो यहाँ I की वैल्यू आप चेक कर लीजिए। NaOH, इसका जब डिसोसिएशन होगा तो दो पार्टिकल्स मिलेंगे, Na2SO4 3 पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे, अमोनियम नाइट्रेट 2 पार्टिकल्स देखेंगे, KNO3 2 पार्टिकल्स। तो I की वैल्यू यहाँ ज़्यादा आ रही है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तो यूनिट ऑफ एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, एक होता है ग्रास्कोपिक कांस्टेंट और एक होता है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट यही इसी इक्वेशन से देख लीजिए। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मोलैलिटी, ये होता है। यहाँ वॉन्टर फैक्टर और होता है, वो यूनिट लेस होता है। ये होता है एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसकी यूनिट निकालनी है आपको। KB इज इक्वल टू डेल्टा TB अपॉन मोलैलिटी। डेल्टा TB ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी। और मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर केजी, मोल पर मोलैलिटी है भाई, ये मोलैलिटी है, मोलैलिटी नहीं है, मोलैलिटी है। तो मोल पर केजी रहेगी इसकी। तो जब ये ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स रहेगा और केजी ऐसे कैसे रहेगा, ये रहेगी। अब देख लीजिए इसमें केल्विन, केजी, मोल इनवर्स और ये भी होगी, ठीक है। ये फर्स्ट वाला करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आप, in comparison of 0.0 m solution of glucose, the depression in freezing point of 0.01 m MgCl2 solution is। देखिए यहाँ पर वाटर है, दो कंटेनर है, यहाँ पर सेम अमाउंट में वाटर भरा हुआ है। सॉल्यूशन यह एक में ग्लूकोज के साथ बनाया गया है और एक में MgCl2 के साथ है। यहाँ कंसंट्रेशन क्या है ग्लूकोज की, 0.01 है और यहाँ पर भी 0.01 है, मीन्स दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो आपको बताना है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, ठीक है, ग्लूकोज के कंपैरिजन में इसका कितना होगा, ठीक है। ग्लूकोज, अब यहाँ पर आप फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे पहले तो ये देखें कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज़्यादा कहाँ आ रहा है। तो दोनों की कंसंट्रेशन तो सेम है, तो I की वैल्यू देखोगे, I की वैल्यू ग्लूकोज के केस ग्लूकोज का ना तो एसोसिएशन होता है और ना ही डिसोसिएशन होता है, तो I की वैल्यू रहेगी इसके केस में 1। MgCl2 के केस में I की वैल्यू रहेगी 3, Mg और 2Cl 3 हो जाएगी, इसका डिसोसिएशन होता है। तो I की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पर, तो इसका थ्राइस टाइम ज़्यादा होगा MgCl2 का, अबाउट थ्राइस टाइम। An unripe mango pressed in a concentrated salt solution to prepare pickled trifles because, देखिए बिना पका हुआ मैंगो है जिसको आप एक
कंसनट्रेट सॉल्टी सॉल्यूशन में रख देते हो तो ठीक है, तो वो थोड़ा क्या हो जाएगा, उसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा। और क्या होगा, किस कारण हो रहा है ये, तो देखिए आप, इट लॉसेस वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, नहीं रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं हो रहा, ऑस्मोसिस ही होगा। इट गेन वाटर ड्यू टू रिवर्स ऑस्मोसिस, वाटर गेन में नहीं कर रहा, इट लॉस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस, ये ठीक है फोर्थ वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसको ठीक तरीके से देखिए आप। Two different solution of sucrose of same molality prepared in a different solvent will have the same depression in freezing point। तो देखिए आप फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ मोलैलिटी। तो इसमें ये बोल रहा है सुक्रोज सेम मोलैलिटी, मीन्स मोलैलिटी तो सेम है, ठीक है। सुक्रोज है तो सुक्रोज का ना एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब के एफ की वैल्यू देखिए आप, के एफ की वैल्यू डिपेंड करेगी सॉल्वेंट की नेचर पर। तो ये बोल रहा है कि डिफरेंट सॉल्वेंट है, तो डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए के एफ की वैल्यू भी क्या होगी, डिफरेंट। और यदि ये डिफरेंट हो रहा है और सेम हो रहा है तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो लेकिन ये क्या बोल रहा है, हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ की वैल्यू डिफरेंट होगी तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी, सेम कभी भी नहीं आएगी। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये याद करना। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन बाय द इक्वेशन पाई इक्वल टू सी आर टी, ठीक है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड एसिटिक एसिड BaCl2, आई की वैल्यू 3 है, 2 है, और यहाँ पर भी 2 रहेगी अप्रोक्सीमेट, और इसकी 1 रहेगी, लेकिन इसका डिसोसिएशन ज़्यादा होता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डिसोसिएशन कम होगा, ठीक है। ये भी अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ द वेपर प्रेशर एक्सेप्टेड बाय ए वोलेटाइल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, ये भी ठीक है, ये रॉन्ग है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा तुम्हारा, ये ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्वांटम फैक्टर फॉर KCl एंड HCl K2SO4 रेस्पेक्टिवली, यहाँ KCl का डिसोसिएशन होगा 2, आई की वैल्यू आएगी, NaCl में भी 2 आएगी, K2SO4 में 3 आएगी, तो इसका ऑप्शन रहेगा 2, 2 एंड 3, ऑप्शन सेकंड रहेगा। वैल्यूज ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH किस पर डिपेंड करती है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वेरी गुड, इंक्रीज होगी, सही है। डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये रॉन्ग है। रिमेन कांस्टेंट, ये भी रॉन्ग है। फर्स्ट इंक्रीज देन इंक्रीज, फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर द गैसेज विद हायर सॉल्युबिलिटी, जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है उनके लिए इसकी वैल्यू कम होती है। ग्रेटर फॉर द गैसेज विद लोअर सॉल्युबिलिटी, ये ठीक है, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है उनके लिए KH की वैल्यू ज्यादा होती है। ये SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। कंसिडर फिगर A एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। देखो फ्रेश वाटर है A, इधर है कंसंट्रेट सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन इन वाटर B, ये पिस्टन A है, पिस्टन B, इस साइड से प्रेशर अप्लाई करोगे आप, वाटर विल मूव फ्रॉम साइड A टू साइड B, वाटर है जो साइड A से साइड B की ओर मूव करेगा। इफ प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन B, अगर पिस्टन B पर जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ, ठीक है। जनरली होता है क्या, ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये लोअर कंसंट्रेशन है, ये हायर कंसंट्रेशन है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर सोल्यूट पार्टिकल्स, एक मिनट, सोलवेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, याद रखना। लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर सोलवेंट पार्टिकल्स, वाटर मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो ये प्रेशर इसका लेवल ऊपर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। प्रेशर ऊपर की ओर ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, जितना ऑस्मोटिक प्रेशर है उतना ही आप पिस्टन B पे लगा रहे हो, तो ऊपर की ओर इसका लेवल ऊपर नहीं जाएगा, तो ये A B की ओर मूव नहीं कर पाएगा, तो ये A ऑप्शन रॉन्ग होगा इस केस में। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड B टू साइड A, B से A की ओर जाएगा इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन B, यदि B से A की ओर जाएंगे वाटर मोलिक्यूल,
यदि पिस्टन बी पर आप प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हो, मीन्स ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा और ये बिल्कुल चले जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा तुम्हारा सेकंड। Water will move from side B to side A. A pressure greater than osmotic applied on the stud is A curve works. एक ही चीज को ठीक है, ये सभी रॉन्ग होंगे। ओके ठीक है। विल वी हैव 3 aqueous solution of NaCl labeled as A, B and C. आपके पास 3 NaCl के aqueous solution है जिनकी कंसंट्रेशन 0.1, 0.01 m एंड 0.001 m है। तो आपको बताना है कि वॉन्ट फैक्टर इन तीनों सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा। तो ध्यान में रखना, यदि इनका 100% डिसोसिएशन हो जाता है, ठीक है, ये मानकर चलें कि 100% डिसोसिएशन हो जाएगा, देन NaCl के केस में वॉन्ट फैक्टर की वैल्यू सभी के लिए सेम ही रहेगी। मीन्स फर्स्ट और सेकंड आई की वैल्यू IA, IB, IC सेम रहेगी। और यदि आपको ये ऐसा नहीं कहा जाता तो ये आपको जनरली पता है कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने से डिसोसिएशन ज़्यादा होगा, और डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो वॉन्ट फैक्टर भी बढ़ेगा। तो जितनी ज़्यादा डाइल्यूशन होगा वहाँ वॉन्ट फैक्टर की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आप ये चेक कर सकते हो, ये ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा उस केस में। On the basis information given below, mark the correct option information. इन ब्रोमो, ये कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास, ठीक है, इनको पढ़ते हुए नेक्स्ट ऑप्शंस के आपको जवाब देने हैं। इन ब्रोमो एथेन एंड क्लोरोएथेन मिक्सचर इंट्रामोलिकुलर इंट्रैक्शन ऑफ AA एंड BB टाइप आर नियरली सेम एज AB टाइप इंट्रैक्शन। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन ये दे दी गई है। इससे आप क्या समझे कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है यहाँ पर। In ethanol and acetone mixture, AA and BB type intramolecular interaction are stronger than AB type interaction. ठीक है, ये बोल रहा है कि जो ओल्ड इंट्रैक्शन है जो न्यू इंट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओल्ड जो न्यू इंट्रैक्शन है वो वीक नेचर के हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन रहेगा फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। In chloroform and acetone mixture, AA and BB type intramolecular interaction are weaker than AB type interaction. तो यहाँ पर AB type न्यू इंट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग नेचर के हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ आएगा। आगे देखो आप इनका आंसर। सॉल्यूशन B एंड C विल फॉलो राउल्ट्स लॉ। रॉन्ग है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। सॉल्यूशन A विल फॉलो राउल्ट्स लॉ, बिल्कुल ये कर रहा है। If two liquid A and B form minimum boiling azeotrophs at same specific composition, then ये मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप्स बना रहे हैं A और B। ठीक है, मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप्स कौन बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मिनिमम बोलिंग एजियोट्रोप्स है, मीन्स ये कौन सा नॉन आइडियल, तो ये आप कहोगे पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब देख लीजिए इसमें कौन सा आएगा। पॉजिटिव डेविएशन कौन बनाते हैं, जो ओल्ड न्यू इंट्रैक्शन है वो वीक, न्यू इंट्रैक्शन कैसे होने चाहिए, वीक नेचर के होने चाहिए। अब देख लीजिए आप, AB इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑफ बिटवीन A एंड BB। AB मीन्स न्यू इंट्रैक्शन होते हैं, A एंड BB ये ओल्ड इंट्रैक्शन है, ये भी रॉन्ग हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स A एंड B, ये भी रॉन्ग है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज, AB इंट्रैक्शन आर वीकर, देखो न्यू इंट्रैक्शन वीकर हो गए हैं, दोज बिटवीन A एंड BB, तो ये ठीक रहेगा। वैल्यू ऑफ KH वैल्यू है, KH वैल्यू ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मल्डिहाइड एंड मीथेन आर, ये वैल्यूज कुछ गिवन है। अरेंज दीज गैसेज एट द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सोलिबिलिटी। KH की वैल्यू दी है, आपको पता है KH बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, सॉलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी उस केस के अंदर। तो जहाँ KH की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ सॉलिबिलिटी उतनी ही कम होगी। आपको सॉलिबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा सॉलिबिलिटी किसकी होगी, जिसकी KH की वैल्यू सबसे कम होनी चाहिए। तो देखो आर्गन की KH की वैल्यू ये है, KH की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आर्गन की सॉलिबिलिटी सबसे कम होगी। तो आर्गन की सॉलिबिलिटी सबसे कम कहाँ है, ये तो यहाँ है और एक यहाँ है, ये दोनों ऑप्शन हो गए रॉन्ग। इसके बाद में
ज़्यादा सॉल्युबिलिटी ये है 1.67, ये जो कि CO2 की है, तो आर्गन के बाद में CO2 आना चाहिए, ये आ गया। ये ऑप्शन ठीक है, यहाँ CH4 आ रहा है जो कि हो गया रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सचर विल हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। ठीक है, बाइनरी मिक्सचर जिनका कंपोजिशन लिक्विड एंड वेपर फेज में सेम किनका होता है, तो एजियोट्रोप्स का होता है। एजियोट्रोप्स कौन बनाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जबकि बेंजीन एंड टोलुइन तो क्या है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे, ये नहीं हो सकता। वाटर एंड नाइट्रिक एसिड बिल्कुल हो सकता है, वाटर प्लस एथेनॉल बिल्कुल हो सकता है, NHN एंड हेप्टेन ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, तो ये नहीं होगा, दोनों ऑप्शन करेक्ट है इसमें। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मस्ट हैव द सेम, क्या होनी चाहिए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिनका आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, ठीक है, उन्हें आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो एक कोलिगेटिव यदि इक्वल है तो अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या आएंगी, इक्वली आएंगी। इलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ये आएगा। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ आपको मोलरिटी निकालनी है, कैपिटल M, 5 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH ये होता है 40 ग्राम पर मोल इंटू 1000 अपॉन 450 ml। ठीक है, ये करना है आपको, तो जो वैल्यू जाएगी उसको आप निकाल लेना। कैलकुलेट मोलेलिटी, यहाँ आपसे मोलेलिटी पूछा जा रहा है। मोलेलिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA, ग्राम में लेना है। WB कितना है 70, मोलेलिटी ऑफ एथोनिक एसिड 2.5 ग्राम है ये, अपॉन एथोनिक एसिड इसका मोलर मास होगा 60 इंटू 1000 अपॉन WA कितना है 75, इससे निकाल लेना आप, जो भी आएगा वो कर लेना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A and B are 450 and 700 mm of Hg respectively. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure 600 mm of Hg। जो सॉल्यूशन है लिक्विड स्टेट के अंदर, उसमें आपको मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए राउल्ट्स लॉ को फॉलो कीजिए यहाँ पर। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, P टोटल P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। यहाँ इनके प्योर लिक्विड हैं, P नॉट A की वैल्यू ये रही एंड P नॉट B की वैल्यू ये है। कैसे निकालोगे, P टोटल कितना है 600 इज इक्वल टू P नॉट A कितना है 450 इंटू XA प्लस 700 इंटू XB। इसकी जगह आप लिख सकते हो 1 माइनस XA, 1 माइनस XA का मीनिंग XB होता है। 600 इज इक्वल टू 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA। 700 को आप इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, 600 माइनस 700 इज इक्वल टू 450 XA माइनस 700 XA, माइनस 100 इज इक्वल टू 250 माइनस 250 XA, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो XA इज इक्वल टू 100 अपॉन 250। ठीक है, आप ये निकाल लेना, ये वैल्यू 0.4 की अप्रोक्सीमेट आएगी। XA की वैल्यू 4.4 आ गई है, तो XB की वैल्यू आएगी 0.6 आएगी यहाँ पर। तो ये कंपोजिशन आपने लिक्विड स्टेट में निकाल दिया है। अब आपको बताएगा ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज में भी इनका कंपोजिशन बताना है आपको, तो वेपर फेज में कंपोजिशन कैसे बताएंगे, देखिए आप। वेपर फेज में कंपोजिशन बताना है आपको। PA कितना होगा 450 इंटू इसके मोल फ्रैक्शन 0.4। PB कितना होगा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ 700 इंटू
420. 180. ये प्रेशर आ गया PA, ये आ गया PB, दोनों का सम कितना होगा 600. जब इसका वेपर फेज में कंपोजिशन निकालते हैं ना, वेपर फेज में ऐसे निकालेंगे YA इज इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ A इन वेपर फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A 180 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर 600. ऐसे निकाल लोगे आप, ठीक है, जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा. ऐसे ही YB निकाल लो आप 420 अपॉन 600 ऐसे निकाल लो, हो जाएगा. A solution of glucose in water is labeled as 10% W/W. वो would be molarity and mole fraction of each component in the solution. If density is given, then what is the molarity of solution? अब देखिए कैसे निकालेंगे अपन. सबसे पहले अपन मोलैलिटी निकालते हैं. कैसे निकालोगे? 10% W/W है, इसका मीनिंग है ग्लूकोज 10 ग्राम होगा, 10% है तो ग्लूकोज को 10 ग्राम मानोगे और बचा हुआ 90 ग्राम क्या होगा H2 होगा. तो मोलैलिटी कैसे निकालोगे? स्मॉल m इज इक्वल टू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 हो जाएगा इंटू 90 ग्राम वाटर है अपॉन 1000 अपॉन 90 ग्राम. इससे मोलैलिटी निकाल लोगे. मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? मोल्स ऑफ ग्लूकोज अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. कैसे निकालोगे? n ग्लूकोज कैसे निकालोगे? 10 अपॉन 180. इससे निकल जाएगा ग्लूकोज के मोल्स. वाटर के मोल्स कैसे निकालोगे? 90 अपॉन 18 मोलर मास और वाटर 18 होता है, इतने ग्राम में इसे डिवाइड कर दोगे तो n भी आ जाएगा. अब आपको x ग्लूकोज निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, n ग्लूकोज अपॉन n ग्लूकोज प्लस NH2 ऐसे करना है. अब आपको क्या निकालनी है? डेंसिटी निकालनी है. तो डेंसिटी कैसे निकालोगे? देखिए आप, सॉरी डेंसिटी नहीं निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है आपको. मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन MW. परसेंटेज कितनी है? 10 होगी, इंटू डेंसिटी कितनी है? 1.2 होगी, इंटू 10 होगा MW मोलर मास 180 हो गया. इससे आप निकालोगे. हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म इन आइडियल सॉल्यूशन. हेप्टेन होगा C7H16 और ऑक्टेन C8H18. Work pressure of two liquid component are 105.2 and 46.8 kilopascal. ये है. What will be the vapor pressure of a mixture? 26 ग्राम हेप्टेन है एंड 35 ग्राम ऑक्टेन है. इसमें ये कितना है? 26 ग्राम और ये है 35 ग्राम है. ये इनके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है, प्योर स्टेट में. ये भी इसका प्योर स्टेट के अंदर है. इसका मोलर मास 100 होगा, इसका मोलर मास 114 होगा. ठीक है, तो सबसे पहले इसके मोल्स निकाल लो. इसके मोल्स निकालोगे 26 अपॉन 100 होगा, इसके मोल्स 35 अपॉन 114 होंगे. ठीक है, मोल्स निकाल लेना आप. यदि इसके मोल्स निकालोगे आप 0.26 ये मोल्स आ जाएंगे. इसके मोल्स यदि आप निकालोगे तो 0.30 ये इनके मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, मोल्स से आप मोल फ्रैक्शन निकालना XA. मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन आपको निकालनी है 0.26 अपॉन 0.26 प्लस 0.30. इससे निकल जाएगा. ऐसे ही X भी निकाल लेना आप. ठीक है, अब ये निकालने के बाद में आपको इन दोनों का वेपर प्रेशर बताना है. वो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? तो P सॉल्यूशन इज इक्वल टू P हेप्टेन प्लस P ऑक्टेन. ये निकालना है आपको. P हेप्टेन कैसे निकालोगे आप? P नॉट हेप्टेन जो कि ये दे रखा है
इसे आप a मान लो, इसे आप b मान लो, p a x a जो कि आपने ये निकाला है, प्लस p नोट b x b ये निकाला है आपने। p नोट a की वैल्यू 105.2 इंटू एक्स ए की वैल्यू आपने जो यहाँ से निकाली है वहाँ रखना, प्लस ये वैल्यू p नोट b की वैल्यू ये रही, इसको रखना है। अब एक्स बी यहाँ से जो निकाला है उसको रखना, दोनों को ऐड कर लेना, वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसी के साथ अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपन जल्दी ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।